क्या आपकी सास आपके साथ सौतन जैसा बिहेवियर करती है? क्या वो आपकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करती है? क्या मियाँ बीवी के बीच में वो किसी भी तरीके की प्राइवेसी रखने नहीं देती? सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का वीडियो है कि क्यों नार्सिसिस्टिक मदर नार्सिसिस्टिक सन की पहली वाइफ की तरह बिहेव करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नार्सिसिस्ट आदमी की असली बीवी उसकी नार्सिसिस्ट मदर होती है, आप नहीं। ये अजीब लगा होगा सुन के, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। तभी तो वो इतना ज़्यादा इंटरवीन करती है आपकी मैरिज में। तभी तो कहा जाता है कि तुम तो चाहती ही हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ, और वो भी इतना ड्रामा करती है अपनी बेटे की सिंपैथी पाने के लिए, अपने बेटे की अटेंशन पाने के लिए। तभी तो आपके इमोशंस के लिए इस रिश्ते में कोई स्पेस नहीं होता। तभी तो वो हर फंक्शन में, हर पार्टी में जाना चाहती है अपने बेटे के साथ, जहां आपको होना चाहिए। आपकी पोजीशन जहां होनी चाहिए, जहां आपको होना चाहिए, वो माँ फोर्सफुली अपने आप को घुसाती है वहां पर। जो भी आपका हस्बैंड लेके आए, कमाए, उसमें एक अजीब सा हक अपना जमा लेती है। इस तरीके के अजीब से रिश्ते को कहा जाता है एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। नार्सिसिस्टिक मदर और नार्सिसिस्टिक सन के बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। और ये बात सुनने में इतनी डिस्गस्टिंग है कि नार्सिसिस्टिक मदर अपने बेटे को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करती है। बहुत अजीब है ये डायनेमिक, लेकिन बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें इस चीज को फेस करती हैं, देखती हैं और अब्यूज होती हैं। ये इतना गंदा अब्यूज जो लड़कियां सहती हैं, इसको और भी वर्स्ट बनाती हैं नार्सिसिस्टिक हस्बैंड की बहनें। ये जो सिस्टर्स होती हैं, जो बहनें होती हैं, ये होती हैं मिनियंस किसकी? नार्सिसिस्टिक मदर की। वो सिस्टर्स अपने भाई को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराती। वो कभी भी उससे ये नहीं पूछती कि आप अपनी बीवी के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ऐसे हस्बैंड्स की। क्यों इतना एब्यूज, क्यों इतना गलत आप करते हो, क्यों जो है आपकी बीवी की नीड्स को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं पूछती हैं। हालांकि उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक औरत हैं। वो हमेशा वाइट वॉश करती हैं अपने भाई की इमेज को। और माँ, वो तो उसको एज अ गोल्डन चाइल्ड ट्रीट करती ही करती है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन उसका बेटा नहीं। और ये सारे मिलके ना एक कल्ट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ये सब एक दूसरे की कॉपी होते हैं, एकदम एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। और नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो है, उसको ट्रीट किया जाता है प्रिंस ऑफ द फैमिली, जो कि कोई गलती कभी कर ही नहीं सकता। इस सब में किसे पागल होना पड़ता है? आपको। इस सब में किसे फंसना पड़ता है? आपको। इस सब में एज एन आउटसाइडर किसे ट्रीट किया जाता है? आपको। इस सब में सबसे ज्यादा किसके बच्चे अब्यूज सहते हैं? आपके। मैंने ये चीज इसलिए कही क्योंकि एक नार्सिसिस्ट आदमी को अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं होता है। फिर चाहे वो कितना भी दिखावा करे, कितना भी झूठ बोले, किसी से कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, या कौन क्या कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है, क्या हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि माँ और बेटे में इतना ये वियर्ड रिलेशनशिप कैसे है, वो क्यों एक दूसरे को इनेबल करते हैं? इन सब सवालों के आंसर मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब चीज़ों में आपका कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आपके नार्सिसिस्टिक हस्बैंड ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरा ब्लेम शिफ्ट कर दिया होगा, आपको गैसलाइट किया होगा, हमेशा आपसे ये कहा होगा कि जो है तुम जेलस हो हमारे रिश्ते से, तुम कभी नहीं चाहोगी कि मेरी बहनें अच्छे घर में जाएं, उनके साथ अच्छी चीजें हों। तुम तो चाहती हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, और चाहे मैं जितना कमाता हूँ वो सब तुमको दे दूं। तुम तो चाहती हो कि हमारा घर टूटे। बेसिकली उसने आपको कहीं ना कहीं एक एनिमी डिक्लेयर किया होगा, बट ये सच नहीं है। इसे हम कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। जब वो खुद अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेना चाहते, तब वो सारा का सारा दोष जो है
आपके ऊपर डाल देते हैं। इन सब में जो कुछ भी होता है उसमें फंसते आप हो, आप विक्टिम बनते हो। सच तो ये है कि आपके नार्सिसिस्टिक हस्बैंड की अपनी कोई पर्सनालिटी होती ही नहीं है। सच तो ये है कि ही इज जस्ट लाइक अ पपेट, एक कठपुतली, और उसको नचाता कौन है? उसकी माँ और बहनें। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड को बचपन में ही तैयार कर दिया गया था, ग्रूम कर दिया गया था कि बड़े होके उसको कैसा हस्बैंड बनना है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक मदर अपना वूंड जो उसको उसके हस्बैंड से मिला है, फादर से मिला है, वो उसको ठीक से सह नहीं पा रही थी। तो वो उनकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो अपने बेटे के थ्रू पूरा कर रही थी। और जब नार्सिसिस्टिक मदर का ये बेटा पैदा हुआ तो उसने उसे एक बहुत बड़े पोजेशन के रूप में, इनाम के रूप में, ट्रॉफी के रूप में देखा, और फिर सारा का सारा जो उनका फोकस था वो उस बेटे पर आ गया। उनका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि चाहे कोई भी आए मेरे बेटे की लाइफ में, मैं उसको अपने बेटे पर हक जमाने ही नहीं दूंगी। ये मेरा खिलौना है और कोई इसके साथ नहीं खेल सकता। यही आपकी नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ का नजरिया है, यही उनका विजन है। इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकती, और यही रीजन है कि वो आपसे जेलस है। इसीलिए वो आपको टॉर्चर करती है और हमेशा चाहती है कि आप कैद होकर रहें, क्योंकि आपने उनसे उनका सबसे बड़ा कीमती खिलौना छीना है। ये आपकी बहुत बड़ी गुस्ताखी है जो आपने की है। नार्सिसिस्टिक सन का एक ही रोल है अपनी मदर की लाइफ में, उनको स्टेबल रखना, क्योंकि नार्सिसिस्टिक मदर का ईगो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। छोटी छोटी बातों पे वो बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन करती हैं, वो बात बात पर मुंह फुलाती हैं। और नार्सिसिस्टिक सन को ट्रेन किया गया है, ग्रूम किया गया है इन्हीं सब चीजों के लिए कि वो ऐसी सिचुएशंस में उनकी ईगो को ही बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सन है उसको शेम और गिल्ट के थ्रू ये सब चीजें कराई जाती हैं, क्योंकि जब भी अगर वो बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करता है या अपनी बीवी का पक्ष लेने की कोशिश करता है या किसी चीज के लिए ना करता है, तो उसको वो सब बातें याद दिलाई जाती हैं जहां उसे शेमफुल महसूस हो कि हमने अपनी जिंदगी पूरी तुम्हारे नाम कर दी लेकिन तुम निकले अपने बीवी के गुलाम। इस तरीके के गिल्ट में उसे डाला जाता है और फिर वो लड़का बार बार अपनी माँ की ही ईगो को सेटिस्फाई करता है। सब मिलके, उसकी बहनें, उसकी माँ, ये सब लोग उसको एक इंस्टेंटली गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं। वो सब उसको बैड फील कराते हैं कि हाँ अब तो तुम हमें छोड़ ही दोगे, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम्हें छोड़ना ही है, बीवी के साथ ही जाना है। ये कहा जा सकता है कि तुम भी कोई अलग नहीं हो अपने बाप से, हमारा तो कोई भी नहीं है, तुम भी हमारे नहीं हो, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। ये सब करके उसको और ज्यादा गुस्से में लेके आते हैं, और ज्यादा गिल्ट में, फ्रस्ट्रेशन में लेके आते हैं। और वो हस्बैंड जो है ये सब चीजें किस पर निकालता है? आपके ऊपर निकालता है। फिर चाहे उसे फिजिकल अब्यूज आपके साथ करना हो, मेंटल अब्यूज करना हो, या हर तरीके का टॉर्चर करना हो। नार्सिसिस्टिक सन जो है वो कभी भी अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हो ही नहीं पाता, उसके अंदर डर भरा होता है। बचपन से ही उसके अंदर ये चीजें भर दी जाती हैं कि हाँ हाँ तुम तो करो अपनी मर्जी का, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो चली ही जाऊंगी, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय की तुम्हारे लिए। तो ये सब चीजें उसके मन में डाल दी जाती हैं। उसको ग्रूम किया गया है, प्रोग्राम किया गया है शेम और गिल्ट के थ्रू। आपके हस्बैंड का इनर चाइल्ड, जो अंदरूनी बच्चा होता है, वो ये नार्सिसिस्टिक मदर बचपन में ही मार देती है और एक डर भर देती है उसके अंदर। उसे वो बना देती है एक पालतू कुत्ता, एक पुटबुल, एक स्लेव, एक गुलाम। वो चाहती है कि ये लड़का अपना दिमाग यूज ना करे और जैसा जैसा उसको कहा जा रहा है वो वैसा वैसा ही करे। अगर वो अपना दिमाग चलाएगा तो उसको चलाना है माँ के अकॉर्डिंग, जैसा माँ चाहती है चलाए वैसा ही काम करेगा। अब इस पूरे सर्कल से ये आपका हस्बैंड बाहर कभी आ ही नहीं पाता। अब ये सब टीम मिलके, उसकी बहनें भी, उसकी माँ भी, उसके अगर भाई हैं तो वो भी, और अगर फादर वो भी इनेबलर बन गया इनका तो वो भी, ये सब मिल करके आपका अब्यूज करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरीके के अब्यूज के बारे में बात नहीं होती है। इनफैक्ट इन चीजों को कवर किया जाता है, दबा दिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि ससुराल तो ऐसा ही होता है, हर सास ऐसी ही होती है, तुम क्यों ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हो, देखना तुम भी जब सास बनोगी तुम भी ऐसे ही करोगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सास बहू का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है फेमिलियल एब्यूज। पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पर आपको टॉर्चर कर रही है। ये एक क्राइम है, ये वॉयलेंस से भी बहुत बड़ी चीज है। जब हम न्यूज में सुनते हैं या हमारे पास केसेस आते हैं कि एक बहू को जलाया गया, तब हम सोचने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि तब ये चीजें बहुत बड़े लेवल पर, एक पूरा दिखाने के लेवल पर ये नार्सिसिस्ट कर देते हैं बहू के साथ। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि आपको इमोशनल अब्यूज करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, ताकि आप खुद इनके कंट्रोल में आ जाएं, इनकी बातों को माने। ये इस तरीके से हार्म नहीं पहुंचाते फिजिकली इतना ज्यादा कि आपको मार ही देंगे, खत्म कर देंगे। ये तो आपको धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म करते जाते हैं। आपकी लाइफ जिंदा एक आप डेड बॉडी की तरह रहते हो। इसे साइकोलॉजिकली आपको मारना कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जिसे कहते हैं हम मार रहे हैं सामने वाले को। स्लो पॉइजनिंग, स्लो डेथ, धीरे धीरे करके मार देना, वो चीज तोड़ देती है किसी भी औरत को, चाहे फिर वो कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे फिर वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, या वो कितनी भी इंडिपेंडेंट हो। हर एक अच्छी चीज जो आपकी होती है वो ये नार्सिसिस्टिक मदर आपसे छीन लेती है जेलसी के कारण। वो आपसे कुछ छीन के अगर अपना नहीं बना सकती तो वो उस चीज को खत्म ही करवा सकती है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो आपको जॉब में इतनी ऑब्स्टेकल लाएगी, अड़चने लाएगी, आपके बच्चों को हेल्प नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उन बच्चों को आपके बांधने के लिए, घर पे बैठ इन्हें देख, बांधने के लिए इस्तेमाल करेगी और आपकी हर अच्छी चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। अचानक से इस तरीके के इश्यूज आ जाएंगे कि अब तुम जॉब नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा पति नहीं चाहता है, घर के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब जो गेम है, जो आपको अचानक से घर बिठाना है, बार बार आपको तोड़ना है, ये पूरी गेम चलाता कौन है? ये चलाती है नार्सिसिस्टिक मदर, जिसमें कोई भी एम्पैथी नहीं होती, कोई काइंडनेस नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और जब भी वो अपने बेटे के सामने होती है तो एज अ विक्टिम अपने आप को शो करती है, मुंह लटका के बैठती है, सैड होके बैठती है कि हम तो बहू को कुछ नहीं कहते, यही हमारे पीछे पड़ी है, ये हमें, इसका भी बुढ़ापा आएगा, देखना एक दिन इसको भी ये सब चीजें, बीमारियां होंगी, इसे कौन देखेगा, देखो ये हमारे साथ कितना जुल्म करती है। उल्टा आपके ऊपर आपको बुरा बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि आपके हस्बैंड और ज्यादा इंस्टिगेट हो, उनको और ज्यादा गुस्सा आए और वो आपको और ज्यादा मारें और वो आपको और ज्यादा टॉर्चर करें। इन चीजों में बहुत सारी सटल चीजें भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। होप है कि आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी कि क्यों आपकी सास आपके पति की पत्नी बनना चाहती है। वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए जिन्होंने कभी भी आपसे इस तरीके की चीज कभी शेयर की है, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नार्सिज्म की सीरीज के सारे वीडियोस देखें और इस टॉपिक को और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करें। हमारे माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।